हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर के संपीड़क में जो गैस भरी जाती वह है, तो कौन सी गैस रेफ्रिजरेटर के संपीड़क में भरी जाती है, या रेफ्रिजरेटर के संपीड़क में जो गैस होती है वो कौन सी भरी जाती है या होती है, तो कौन सी होती है? फ्रीऑन 10 होता है, या फ्रीऑन 11 होता है, या फ्रीऑन 12 होता है, या फ्रीऑन 13 होता है। तो रेफ्रिजरेटर के संपीड़क में जो गैस होती है वो कौन सी होती है? तो हमारी फ्रीऑन 12 होती है। ये पहले होती थी, अब रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली धीरे धीरे हो रही हैं। ठीक है, जैसे जो CFC बहुत ज़्यादा रिलीज होता था, जो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट करता था। ठीक है, तो अब पहले ये होती थी, अब फ्रीऑन 12 होता है और क्या होता है? फ्रीऑन 12 होता है और 22 भी होता है। ठीक है, आप लोग अगर ऑप्शन में 22 भी आ जाए तो आप लोग 22 भी मार सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? R22 या R12। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NCPCR का स्वायत्त संस्थान है जो प्रतीक है, किसका प्रतीक है? बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, प्रजनन के बचाव एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय परिषद, गरीबों के कल्याण एवं राहत के लिए राष्ट्रीय आयोग, या शाला पूर्व केंद्र पालन घर एवं शोध के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो जो हमारा NCPCR है, जो हमारा NCPCR, वह आप लोग को समझ में आ रहा होगा। NCPCR एक स्वायत्त संस्था है जो किसका प्रतीक करती है? NCPCR का आप लोग से फुल फॉर्म भी पूछता है, आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो NCPCR का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। समझ गए? फिर से मैं बोल रही हूँ, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट दिया है तो आप लोग इससे समझ जाएंगे कि बाल अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, ये राष्ट्रीय आयोग चलाया गया था। और कब चलाया गया था? ये 2005 में। ठीक है, 2005 में, 2005 में ये स्टार्ट किया गया था। ये बालक के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, ये बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उन्हें यौन अपराधों से बचाने के लिए ये कानून लाया गया था। ठीक है, ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, डेनियर ग्राम में भार है, तो एक डेनियर ग्राम में भार क्या होता है? तो डेनियर ग्राम में भार हमारा क्या होता है? धागे का 9000 मीटर होता है, या धागे का 1000 मीटर होता है, या धागे का 560 मीटर होता है, या धागे का 840 मीटर होता है। तो 840 हमारा क्या होता है? गज या हैक होता है ना। 840 क्या होता है? गज या हैक बोलते हैं। ठीक है, और हमारा ऑप्शन क्या होगा? डेनियर ग्राम में भार क्या होता है? धागे का 9000 मीटर। ठीक है, क्या होता है? धागे का 9000 मीटर। ये क्या दर्शाता है धागे का 9000 मीटर? वस्त्रों में धागों या फाइबर की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जैसे जो धागे का 9000 मीटर होता है, या धागे में वस्त्रों में धागों या फाइबर की मोटाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, डेनियर का उपयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, वसा के असंतृप्त होने का स्तर का अनुमान किस पर लगाया जाता है? ये स्टूडेंट है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये असंतृप्त है। ठीक है, है असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान, वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान लगाया जाता है एसिड वैल्यू से, सुपरफिकेशन से, आयोडीन वैल्यू से, बेनेडिक्ट तरीके से। ठीक है, तो वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किससे लगाया जाता है? तो हमारा जो होता है आयोडीन वैल्यू होता है ना, उससे वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान लगाया जाता है। और आयोडीन वैल्यू है क्या? आप लोग ये जान लीजिए, आयोडीन वैल्यू 100 ग्राम वसा द्वारा अवशोषित आयोडीन की मात्रा को दर्शाता है। आयोडीन वैल्यू क्या दर्शाता है? 100 ग्राम वसा द्वारा अवशोषित आयोडीन की मात्रा को दर्शाता है। कितने ग्राम? 100 ग्राम वसा द्वारा अवशोषित, 100 ग्राम वसा द्वारा। ठीक है,
100 ग्राम वसा द्वारा अवशोषित आयोडीन की मात्रा को दर्शाता है, आप लोग याद रखिएगा। और बेनेडिक्ट क्या होता है? बेनेडिक्ट क्या होता है? एक नीला धारी गोल होता है, ठीक है। एक क्षारी गोल होता है, धारी कह रहे, एक नीला क्षारी गोल होता है, ठीक है। मैं बेनेडिक्ट को बता रही हूँ, ठीक है। बेनेडिक्ट आप लोग जान लीजिए क्या होता है। बेनेडिक्ट वो होता है एक नीला क्षारी घोल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जैसी सरल शर्करा का पता लगाने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। जो ग्लूकोज होती है ना, उसकी जो सिंपल शर्करा होती है, सरल शर्करा होती है, उसका पता लगाने के लिए बेनेडिक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक नीला क्षारी घोल होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसी से इसका पता लगाया जाता है ग्लूकोज की शर्करा का, ठीक है। चलिए, तो और शोपेनिफिकेशन क्या होता है? शोपेनिफिकेशन होता है जिसे साबुनीकरण कहते हैं, आप लोग जानते होंगे ना, साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। एसिड वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है, निम्न में से अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है, तो बताइए क्या है? मार्फिन है, फोमिन है, सिंटैक्स है, या सेमाटिक है। तो बताइए क्या है? निम्न में से अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई क्या है? अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई पूछा है, ठीक है। अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई क्या है? मॉर्फिन हमारा होता है, ठीक है। मॉर्फिन, ना फोमिन होगा, ना सिंटैक्स होगा, ना सेमेंटिक्स होगा, ये सब नहीं होंगे। हमारा अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई क्या है? आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, मॉर्फिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से आनुवंशिक प्रयोग के आधार पर विश्वव्यापी अनुकूल परिवर्तन शामिल है। आनुवंशिक प्रयोग के आधार पर विश्वव्यापी अनुकूल परिवर्तन शामिल है। तो प्रैग्मेटिज्म या सेकेंडरी एजिंग या इमेजिनरी ऑडियंस या सेंसेस। तो क्या होगा हमारा? निम्न में से आनुवंशिक प्रयोग के आधार पर विश्वव्यापी अनुकूल परिवर्तन शामिल है, तो हमारा सेंसेस में, ठीक है। सेंसेस क्या होता है? सेंसस को हम जनगणना भी बोलते हैं ना, तो उसमें हमारा आनुवंशिक प्रयोग के आधार पर विश्वव्यापी और अनुकूल परिवर्तन शामिल है, सेंसस। हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। और आप लोग जान लीजिए प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म को हम प्रयोजनवाद भी कहते हैं, आप लोग हिंदी में भी जान लीजिएगा। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? प्रयोजनवाद होता है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो किससे आया था? प्राग्मा से आया था, ठीक है। एक ग्रीक भाषा का शब्द प्रैग्मेटिज, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। प्रैग्मेटिज ग्रीक भाषा का शब्द है जो प्राग्मा से आया था, ठीक है। कैसे आया था? प्राग्मा से लिया गया था, ठीक है। जिसका अर्थ होता है क्रिया या कर्म। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है क्रिया या कर्म, क्रिया या कर्म, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। प्रैग्मेटिज किससे आया? ग्रीक भाषा से आया, क्या? प्राग्मा शब्द था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है क्रिया या कर्म करना, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्रैग्मेटिज्म मतलब कि प्रयोजनवाद में बताया, जो शिक्षा के ऊपर बताया गया है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद का मतलब होता है कि बच्चों को ज्ञान के बजाय कौशल सिखाया जाए। इसमें क्या बताया जाता है कि बच्चों को ज्ञान के बजाय कौशल सिखाया जाए, ताकि वो वास्तविक जीवन को अपने समझ सके और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का वो सामना कर सके, ठीक है। ये बताया गया है, ठीक है। मतलब इनका कहना है, प्रैग्मेटिज्म का कहना है कि हम उस बच्चों को ज्ञान न दे के कौशल सिखाएं, ठीक है, जिससे कि वो आने वाले अपने जीवन के हर कठिनाइयों का कौशल से सामना कर सके, ठीक है, स्किल सिखाएं। चलिए, तो आप लोग समझ में गए होंगे। और इसका आंसर क्या है? अच्छा, आप लोग ये भी जान लीजिए इमेजिनरी ऑडियंस क्या है। इमेजिनरी ऑडियंस क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। इमेजिनरी ऑडियंस वो होता है कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जैसे जब किशोरावस्था आता है, ध्यान से समझिएगा, जब किशोरावस्था आता है तो किशोर सोचते हैं कि अगर कोई ध्यान दे रहा है तो वो उन्हीं के ऊपर, जबकि कोई अगर उनके ऊपर ना भी ध्यान दे तो उन्हें ऐसा फील होगा, मनोवैज्ञानिक होता है ना, मेंटल में रहता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि लोग हमारे ऊपर ही ध्यान दिए हैं, लोग हमें ही देख रहे हैं, जिधर जिधर मैं जा रहा हूँ उधर उधर लोग मुझे देख रहे हैं। तो इससे ही इमेजिनरी ऑडियंस, उनके माइंड में एक इमेज बन जाता है कि लोग हमारे ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, मतलब हर उनके हरकत पे, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं? इमेजिनरी ऑडियंस। और ये कब होता है? किशोरावस्था में होता है, ठीक है। और सेकेंडरी एजिंग क्या होता है? सेकेंडरी एजिंग ये होता है
सेकेंडरी एजिंग हमारा क्या होता है? सेकेंडरी एजिंग हमारा क्या होता है? ये बाह्य कारक होता है, ठीक है। बाह्य कारकों से सेकेंडरी एजिंग होती है, जैसे कि जीवन से होती है, जीवन कौशल से होती है, पर्यावरण से होती है, मतलब ये बाह्य कारकों से होता है सेकेंडरी एजिंग हमारी, ठीक है। ठीक है, पर्यावरण से होती है, मतलब बाह्य कारकों से होती है। समझ गए आप लोग? तो चलिए, ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 12 बुनाई की रचना, ये 12 है, इसमें देखिए आप लोग को 12 लिख दिया है, मैं 12 लिख दे रही हूँ ना, 1 सेकेंड। चलिए 12, ठीक है। ओहो, लिख रहे हैं क्या, लिख रहा है क्या, 1 सेकेंड स्टूडेंट। 12, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी 12 बुनाई की रचना है? तो 12 बुनाई की हमारी कौन सी रचना है? 12 बुनाई कैसी होती है? एक तिरछी रचना होती है, ठीक है। इसमें हमारे 12 बुनाई से हमारा जीन्स के पैंट बनाए जाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। जीन्स का पैंट कभी पहनेगा तो ध्यान से देखिएगा, इसमें एक तिरछी तिरछी धारियाँ होती हैं, ठीक है। तो 12 बुनाई कैसी है? तिरछी धारी वाली होती है। तो हमारा डायपर होता है, हाफ सैक होता है, डायमंड होता है, या हेरिंग बोन होता है? हेरिंग बोन है, ठीक है, हेरिंग बोन। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा, कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ होगा, कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा, कि थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट होगा? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? तो जो हमारी 12 बुनाई होती है वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ होती है, ठीक है। 12 बुनाई की रचना कैसे होती है? डायपर के शेप की होती है, और डायमंड के शेप की होती है, और हेरिंगबोन के शेप की होती है, ठीक है। और हाफ सैक के शेप की नहीं होती, ये नहीं होती, ठीक है। हमारे कौन कौन सा हो गया? डायपर, डायमंड, हेरिंगबोन की रचना होती है 12 बुनाई, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। 12 बुनाई क्या है? एक तिरछी रचना, हमने बता दिया, जो जींस पे किया जाता है, बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन घटकों पर सिलवट पड़ना निर्भर करता है? किन घटकों पर सिलवट पड़ना, सिलवट जैसे सिकुड़न आ जाता है ना, पड़ना निर्भर करता है? अभिविन्यास की कोटि पर, अभिविन्यास की कोटि पर, क्रिस्टल, अन्यथा या इस फटीकता की कोटि पर, बंधनों का घनत्व, या इनमें से सभी? तो घटकों का सिलवट पड़ना निर्भर करता है अभिविन्यास की कोटि पर ही पड़ता है, क्रिस्टलीयता या इस फटीकता की कोटि, एक क्रिस्टलीयता है या इस फटीकता की कोटि पर होता है, बंधनों का घनत्व होता है, ये सभी होते हैं, ठीक है। ये इन सभी पर निर्भर करता है सिलवट पड़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये सब रहेंगे तो सिलवट पड़ेंगे। शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल के किस इंद्रिय द्वारा होता है? तो शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल के यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रेटिनॉल के यकृत द्वारा होता है। बीटा कैरोटीन कहाँ? विटामिन ए को कहते हैं, ठीक है। बीटा जैसे गाजर में पाया जाता है ना, चुकंदर में पाया जाता है, इन सब में ना बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। और ये विटामिन ए होता है, ठीक है। और हमारा पित्ताशय क्या है? जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पित्ताशय क्या है? हम इसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। एक कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, नाशपाती के आकार की किसकी संरचना होती है? ये भी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो नाशपाती के आकार की संरचना पित्ताशय या गॉल ब्लैडर की होती है। पित्ताशय को इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। और ये यकृत द्वारा उत्पादित किया जाता है। गॉल ब्लैडर यकृत द्वारा, इसमें गॉल ब्लैडर यकृत द्वारा उत्पादित पित्त का संग्रहण करता है, ठीक है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और ये पाचन का भी काम करता है, पित्ताशय जो होता है हमारे पाचन का भी कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति लाभकारी, ठीक है, अति लाभकारी शिक्षाप्रद एवं आत्मनिर्भर बनाने वाले बच्चों के खिलौने होते हैं। अति लाभकारी शिक्षाप्रद एवं आत्मनिर्भर बनाने वाले बच्चों के खिलौने होते हैं पहिएदार रेल, बस, वायुयान के खिलौने, गुड्डे गुड़ियों, चूल्हा चक्की के खिलौने, फलों की आकृति नमूना खिलौने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, शिक्षाप्रद बनाए, उनको जानकारी तो वो क्या होता है? पहिएदार रेल होते हैं, बस होते हैं, वायुयान के खिलौने होते हैं, ठीक है। ये शिक्षाप्रद में आत्मनिर्भर बनाने वाले बच्चों के खिलौने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, उच्च तापमान योग आयोडीन गैस
चलने वाली तीव्रगामी जेट द्वारा कटिंग सामग्री की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेज़र कटिंग कहते हैं, प्लाज्मा कटिंग कहते हैं, वाटर जेट कटिंग कहते हैं, डाई कटिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लेज़र कटिंग क्या होता है? इसमें बीम, लेज़र कटिंग जो होती है इसमें बीम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? बीम का उपयोग किया जाता है और इससे जटिल पैटर्न और डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, लेज़र कटिंग से। और वाटर जेट कटिंग क्या होता है? वाटर जेट कटिंग हमारा वो होता है जिसमें हाई प्रेशर वाले पानी के जेट का उपयोग करके कपड़े को काटा जाता है। जिसमें हाई प्रेशर मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाया जाता है और जब पानी निकलता है तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण तब कपड़े की कटिंग की जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे आप स्पिन रेट का छिद्र आप लोग मतलब जानते होंगे, स्पिन रेट का छिद्र होता है, उस छिद्र में से जब सॉल्यूशन को निकाला जाता है तो वहाँ पे हाई प्रेशर वाटर का प्रयोग किया जाता है। हाई प्रेशर से जब वाटर आता है तो वही धागे को काटते हुए आता है, फिर जब धागा निकलता है तो वही हवा के माध्यम से सूखता हुआ निकल आता है। ठीक है, चलिए। और प्लाज्मा कटिंग क्या होता है? प्लाज्मा कटिंग एक थर्मल कटिंग होता है। ये उच्च तापमान और ऊर्जा का क्षेत्र होता है। ठीक है, प्लाज्मा कटिंग क्या होता है? एक उच्च तापमान और ये थर्मल होता है। ठीक है, तो हमारा उच्च तापमान का होता है, इसमें दिया ये ना, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राणी वन भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ द्वारा प्राप्त होते हैं खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो क्या प्राप्त होता है हम लोग को? प्रोटीन। ठीक है, सॉरी, विटामिन। प्राणिज वन भोज्य पदार्थ और वानस्पतिक भोज्य पदार्थ द्वारा प्राप्त होते हैं विटामिन हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों का यौन अपराधों संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1986 में, 1956 में, 2013 में, 2012 में। तो कब किया गया था? बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर से याद रखिएगा। बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पॉस्को एक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आप लोग याद रखिएगा? पॉस्को एक्ट। ठीक है, इसको पॉस्को एक्ट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। मैरियोनेट को और क्या कहा जाता है? मैरियोनेट को और क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कठपुतली कहा जाता है, रॉड कठपुतली कहा जाता है, छाया कठपुतली कहा जाता है, या अंगुल कठपुतली कहा जाता है? तो मैरियोनेट्स को क्या कहा जाता है? तो मैरियोनेट्स को क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कठपुतली कही जाती है। क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कठपुतली कही जाती है। रॉड पपेट्री का होती है जैसे कि छड़ वाली पपेट्री, जिसमें कठपुतली को जो कठपुतली की जो भुजा होती है और बाहें होती हैं उसे राड के सहारे से चलाई जाती हैं। ठीक है, इसे छड़ वाली कठपुतली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छड़ वाली कठपुतली भी कहते हैं, आप लोग याद है। और छाया कठपुतली क्या कहते हैं? शैडो पपेट। शैडो पपेट का आप लोग नाम सुने होंगे ना, जो पर्दे के पीछे से चलाया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? शैडो पपेट कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जो पर्दे के पीछे से चलाया जाता है और दिखाई देता है, वाइट पर्दा होता है उसके पीछे से चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित डाई में से कौन सी डाई कैटायनिक प्रकृति की है? तो कौन सी डाई कैटायनिक प्रकृति की होती है? एसिड डाई, डिस्पर्स डाई, बेसिक डाई, डायरेक्ट डाई। तो डायरेक्ट डाई को क्या कहते हैं? डायरेक्ट डाई को प्रत्यक्ष डाई भी कहते हैं। डायरेक्ट डाई को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष डाई भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट ही कपड़े पे किया जाता है। ये मतलब डायरेक्ट ही कपड़े पे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हो गया टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, स्कर्ट हो गया, इन सब पे डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, और कैटायनिक क्या होता है? कैटायनिक ये धनात्मक रूप से चार्ज होने वाला होता है। ठीक है, ये धनात्मक होता है। कैटायनिक क्या होता है? एक प्रकार का धनात्मक होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, धनात्मक होता है। कैटायनिक डाई कैसा धनात्मक होता है? कैटायनिक प्राकृतिक धनात्मक होता है, और जो बेसिक होता है, ठीक है, ये बेसिक में आता है। ठीक है, कैटायनिक डाई कैटायनिक प्रकृति की होती है, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित दृष्टि सामग्री में कौन से नॉन प्रोजेक्ट सामग्री है? तो इसमें पूछा गया कौन सी नॉन प्रोजेक्ट सामग्री है? कौन? दृश्य सामग्री में, सॉरी दृष्टि सामग्री दे दिया है गलत। कौन सी? दृश्य होगा ना। कौन से दृश्य सामग्री में नॉन प्रोजेक्टेड है?
तो चार्ट है, पोस्टर है, स्लाइड है या ग्राफ है, तो कौन सा हमारा नॉन प्रोजेक्टेड है। जैसे कि प्रोजेक्ट के माध्यम से नहीं चलाया जाता, प्रक्षेपित नहीं किया जाता है, ठीक है। जब हम लोग फिल्म हॉल में देखते हैं ना तो वो प्रक्षेपित किया जाता है ना, कहीं और से रहता है, फिर वहाँ पे फ्लैश करके डायरेक्ट पर्दे पे चलाया जाता है, तो प्रक्षेपित किया जाता है। तो हमारा जो चार्ट है, पोस्टर है, ग्राफ है, ये सब क्या होता है, नॉन प्रोजेक्टेड होता है, ठीक है आप लोग। और स्लाइड हमारा क्या होता है, स्लाइड तो हम लोग बनाते हैं, बना के फिर उसको हम लोग पीपीटी बना के फिर हम लोग पढ़ाते हैं, तो क्या हो गया, प्रोजेक्टेड हो गया, ठीक है। तुम्हारा नॉन प्रोजेक्टेड पूछा था, तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा कहाँ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। व्यक्ति का भय आत्मक एवं संवेगात्मक दृष्टि से संबंधित है। व्यक्ति का भय भयात्मक एवं संवेगात्मक दृष्टि से संबंधित रूप से स्थिर रहना, शरीर का सुविकसित होना, स्वभाव उत्तम प्रकृति का होना लक्षण होता है किसका, कुपोषण का, उत्तम पोषण का, सामान्य पोषण का, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति का सामूहिक रूप से दृष्टि से संबंधित है, ठीक है, शरीर सुरक्षित रहेगा, इसमें स्वभाव उत्तम रहेगा, ये सब अच्छा अच्छा पूछा गया है ना। तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, हर कुछ पॉजिटिव इसमें है, तो हमारा क्या होगा, उत्तम पोषण। उत्तम पोषण अगर हम सही से उत्तम पोषण लेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सही रहेंगे, तो हमारा संवेगात्मक दृष्टि से हम स्थिर रहेंगे, ठीक है, सुविकसित होंगे, स्वभाव भी उत्तम प्रकृति का होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कांथा कढ़ाई है, कांथा, चलिए देखिए, कांथा कढ़ाई से बने उत्सव अवसर के लिए पलंग की चादर को क्या कहते हैं। ये उत्सव के अवसर पे बनाई जाती थी कांथा। तो पहले आप लोग ये बता दीजिए, कांथा कहाँ के है, पश्चिम बंगाल के, कहाँ के है, बंगाल में लिख दे रही हूँ, ठीक है। कांथा कहाँ की है, बंगाल की है ये, ठीक है, ये बंगाल की प्रसिद्ध कढ़ाई है। और इसमें क्या किया जाता था, उत्सव के समय, ठीक है, ये उत्सव के समय क्या बनाया जाता था, सुजनी बनाई जाती थी हमारी। और ये क्या होता है, जो 1 सेकेंड स्टूडेंट, ये क्या होता है कि जो सफ़ेद सूती कपड़े होते हैं, पुराने, न्यू नहीं, जो सफ़ेद सूती कपड़े होते हैं पुराने, उसको परत दर परत लगा के उससे हम लोग क्या बनाए जाते हैं, पलंग के लिए चादर या मोटे जैसे बिस्तर टाइप के नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। और ये उत्सव के अवसर पे पलंग की चादर को क्या कहते हैं, सुजनी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, क्या कहते हैं, सुजनी कहते हैं, ठीक है। ये सफ़ेद सूती कपड़े से बनाया जाता है, इसको जोड़कर, और ये हाथों द्वारा, इसमें हाथों द्वारा कढ़ाई की जाती है, और हाथों द्वारा कढ़ाई की जाती है, और बंगाल का वहाँ चित्र दर्शाया जाता है, जैसे प्राकृतिक दृश्य को दर्शाया जाता है, जैसे फूल, पत्तियाँ, ठीक है, ये सब बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें चटकीले रंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो इसे क्या कहते हैं। जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो क्रोमा, टिंट, छाया या रंग कहते हैं। ये टिंट होगा, टिंट, छाया या रंग कहते हैं। जब काला रंग किसी रंग में डाला जाता है तो क्या होता है, और डार्क होता जाता है ना। जैसे भी काला रंग है, इसमें डाला जाएगा किसी और में तो और डार्क होता जाएगा, डार्क होता जाएगा, डार्क होता जाएगा, ठीक है, और डार्क होता जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, ठीक है। और टिंट क्या होता है, जब किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाता है, जब किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाता है तो उसे हम टिंट कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जब किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, टिंट कहते हैं। और छाया उसे कहते हैं जिसमें किसी रंग में जब काला रंग मिलाया जाता है तो उसे हम छाया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार वह स्थान है जहाँ सेवाओं का विनिमय होता है, वस्तुओं और सेवाओं के स्वरूप दिया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, वस्तुओं को परिष्कृत किया जाता है। तो बाज़ार क्या है, बाज़ार एक हमारा ऐसा जगह है जहाँ क्रेता और विक्रेता होते हैं। क्रेता मतलब खरीदने वाला, विक्रेता मतलब बेचने वाला, और उसमें आदान प्रदान किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जहाँ कीमत व मात्रा तय होती है, ठीक है। जैसे अब दुकान पे जाते हैं तो वहाँ कीमत और मात्रा तय रहती है, हर जगह तय रहती है, जैसे कुछ कुछ ही जगह हम लोग बार्गेनिंग कर लेते हैं ना। तो बाज़ार वो संस्था है जहाँ कीमत व मात्रा तय रहती है, वस्तुओं का हम आदान प्रदान करते हैं, यहाँ पे क्रेता और विक्रेता होते हैं, ठीक है। और
वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारा 1986 में आया था। ये आप लोग जान लीजिए, 21 दिसंबर 1986 में। और ये क्या क्यों आया था? उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए आया था और 24 दिसंबर 1986 में आया था। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, बाजार व संस्थान है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, मतलब आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज की क्लास ख़त्म होती है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो होम साइंस बाय संगीता मैम आप लोग डालेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, फॉलो कर लेंगे, होम साइंस बाय संगीता मैम। ठीक है, क्या डालेंगे बता दो डाल के? होम साइंस ऐसे ही डालना है। भाई संगीता मैम, ठीक है, संगीता मैम समझ लीजिएगा। होम साइंस बाय संगीता मैम आप लोग डालेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे होम साइंस। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को क्लास का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जब बच्चे अधिक जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे पीडीएफ भी मिलने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। अब कल संडे है, देखिए क्लास आता है कि नहीं, जैसा रहेगा आप लोग को बताएंगे। चलिए नेक्स्ट।